नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद आपको भारत रत्न का करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध होगा, तो आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। इस वर्ष 2024 में 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो क्या 5 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है? अगर नहीं दिया जा सकता है तो क्यों, और दिया जा सकता है तो क्यों? ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। किन 5 लोगों को दिया गया है, किन क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनके बारे में जानकारी पूरी लेंगे। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, यानी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ से बनेंगे, उन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। RO 2023 एग्जाम आपका संभवतः अगस्त में होने की पूरी संभावना है, और जुलाई में आपका हो जाएगा पीसीएस, यानी कि पहले पीसीएस होगा, इसके बाद आपका आरओ होगा। ठीक है, तो जो भी 4 साढ़े 4 महीने या 5 महीने का समय मिल रहा है, इसको हम लोग अच्छे से मेहनत करके और यूटिलाइज करेंगे, और जो चीजें छूट गई थी पिछली बार एग्जाम में, उनको फिर से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कुछ आप लोगों की डिमांड पर बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, सर श्री चाहिए, क्रैश कोर्स है, जो भी अन्य चीजें हैं, तो ये सारे कोर्सेज शुरू किए गए हैं। RO 2023 एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, टेस्ट सीरीज भी है, पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स और सीरीज का पूरा कॉम्बो ये भी ले सकते हैं आप। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, चूंकि समय मिल गया है, निबंध पर, पत्र लेखन पर शब्दावली याद करने लगी, तो मेंस की भी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है, तभी आपका अंतिम सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि प्री के साथ साथ अब आपको मेंस पर फोकस करना ही होगा, क्योंकि अगस्त के बाद आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। इसलिए मेंस बैच से जुड़ करके अच्छे से तैयारी प्रारंभ कर दें। इसमें आपको सारे पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएंगी। करीब 22-25 निबंध जो भी विभिन्न टॉपिक से आते हैं वो सारे मिलेंगे। सभी प्रकार के पत्र है, सारणी रूप है, शब्दावली का नोट्स, पूरा जो शासन की शब्दावली है वो शासन प्रशासन की, कंप्यूटर का नोट्स, मुहावरे, गद्यांश, सब कुछ एवरीथिंग मिलेगा। ठीक है, और BO 24 यानी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी इस वर्ष आएंगी। पिछले वर्ष तो नहीं आ पाई, लेकिन इस वर्ष भी आने की संभावना है पूरी। तो जो लोग बीएड वगैरह है या इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से उसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे बैच चल रहे हैं। इस नंबर दिया गया 6393350769, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, किस नाम से है, DP EduCare, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारी जानकारी आपको, जो भी नोटिफिकेशन है, सारी चीज मिलती है। साथ में जो ये हम पढ़ाते हैं, इसकी PDF भी आपको उसी ग्रुप में शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आप अच्छे से देख करके नोट्स बना सकते हैं, या उनको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो ये काम आप करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, भारत रत्न। ये हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैसा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपने हो सकता है इससे पहले भी कहीं से पढ़ा हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे साथ पूरा वीडियो आप जरूर अंत तक देख लें। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हो सकता है कहीं आपको और ना मिली हो। ठीक है, चलिए, तो स्थापना कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण है। तीसरा कौन सा है, पद्म भूषण है। चौथा कौन सा है, पद्मश्री है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो हम आपको पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ाएंगे कि इस वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के साथ मानव प्रयास के
किसी भी क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 2011 में अब क्या कर दिया गया है, 2011 से कि आप ये क्षेत्र ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपने कोई भी उत्कृष्ट कार्य किया हो, अच्छा कार्य किया हो, सराहनीय कार्य किया हो, तब भी आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब सिर्फ लिमिटेशन इन क्षेत्रों तक नहीं रह गई है, अब किसी भी क्षेत्र में आपने कोई भी कार्य किया हो, ठीक है। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन। यानी कि 1954 में इन जैसे इसकी स्थापना हुई भारत रत्न की, तो इन 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले दिया गया था राजगोपालाचारी साहब को, फिर राधाकृष्णन जी को और फिर रमन साहब को दिया गया था, ठीक है। कब? 1954 में। वर्ष 2019 में यह नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, उनको दिया गया है 19 में। 19 के बाद अब सीधे दिया गया है 24 में, यानी कि 5 सालों तक किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19 में लास्ट दिए गए थे, अब दिए गए हैं 24 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पहलू क्या है इसके बारे में और जानते हैं हम लोग कि भारत रत्न क्या है। ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न दिया ही जाए, समझिए ना। जैसे 19 में दिया गया, 5 साल 4 साल नहीं दिया गया, 24 पर दे दिए गए, ठीक है। अब आगे कब दिए जाएंगे कोई नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता कि आगे कब दिए जाएंगे। भारत रत्न भारत के नागरिक व अनागरिक दोनों को प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो पुरस्कार है भारत रत्न है, ये जो भारत का व्यक्ति है, हमारे देश का नागरिक है, उसको भी मिल सकता है। और अगर कोई विदेशी नागरिक है जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, जैसे कि खान अब्दुल खान गफ्फार को दिया गया, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को दिया जा चुका है, ठीक, ऐसे कई लोग हैं जिनको दिया गया है। तो ये जो अनागरिक है, हमारे देश के नागरिक नहीं, भारतीय नागरिकता नहीं है, उनको भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, नामों की सिफारिश करते हैं कि इन लोगों को प्रस्ताव देते हैं कि ये नाम है, इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो फाइनली मोहर लगती है वो लगती है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो राष्ट्रपति कहते हैं कि हाँ, मतलब वो पूरा एनालाइज करते हैं, उनकी जो टीम होती है वो पूरा जो है जांच करते हैं कि हाँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है, जो नाम दिए हैं, वास्तव में उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये लोग जो है पुरस्कार ग्रहण करने के योग्य है या नहीं है, इसकी जांच होती है, पूरी कमेटी जांच करती है। इसके बाद उन नामों पर फाइनली भारत के राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है और उनको ये पुरस्कार दे दिया जाए, सम्मान दे दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न किसी एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ठीक है। ये जब पुरस्कार दिया गया था, पूरा इसका जो है पूरा नियम कानून बने थे, इसके बायलॉज बना था कि जरूर नहीं हर वर्ष दिया जाए, और अगर एक वर्ष में किसी देना है तो अधिकतम एक बार में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। जैसे कि 1954 में स्थापित हुआ था तो 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, ठीक है। 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इन नियमों को भी तोड़ा गया है और 1999 में, सबसे पहले कब? 1999 में इस नियम को तोड़ा गया, जहां पर 4 लोगों को एक साथ सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, ठीक है। किनको किनको? जयप्रकाश नारायण साहब, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर साहब, ठीक है। इन 4 लोगों को 1999 सबसे पहले जो है, ये इसलिए कहते हैं ना कि हमारे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि हो सकता है आपको कहीं और से प्राप्त ना हो पाई हो, ठीक है। तो 1999 में इस नियम को तोड़ा गया और 4 लोगों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक पदक मिलता है, लेकिन इस पुरस्कार में खास बात यह है कि कोई पैसा नहीं मिलता, यानी कि कोई मौद्रिक या राशि या अनुदान बिल्कुल भी नहीं मिलता है। खाली पदक मिलेगा आपको, भारत रत्न लिखा होगा, ठीक है,
और क्या मिलेगा, एक प्रशस्ति यानी कि प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। बस 2 चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको कोई भी जो है अलग से मौद्रिक धनराशि वगैरह नहीं प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य पुरस्कारों में मिलती है। 2024 में पुनः इस नियम को तोड़ा गया और इस बार कितने 5 लोगों को, 1999 में तोड़ा गया था तो सिर्फ 4 ही लोगों को, 2024 में फिर से तोड़ा गया है 25 साल बाद, तो कितने 5 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उन्हीं 5 लोगों पर हम लोग आ जाते हैं कि कौन है वो सबसे पहले। ठीक है, तो 2024 में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को ये दिया गया है। हाँ, और खास बात ये है कि ये पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रहे। भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी, जीवित को भी और जिसकी मृत्यु होगी जो दुनिया में नहीं है उसको भी दिया जा सकता है। चलिए, तो इनको कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में मैं क्रम से बताऊंगा आपको। ठीक, आप चाहे तो इसकी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रम से आपको हम बताएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ कि इन 5 लोगों को छोड़ दीजिए तो अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, ये 5 लोग छोड़ करके। ठीक है, मान लो इनको 5 लोगों को जोड़ करके भी आप बता सकते हैं कि 2024 तक इतने, 2023 तक कितने लोगों को दिया गया था और 2024 से 5 लोगों को, तो टोटल कितने हो गए। ठीक है, अगर आपको जानकारी हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इनका एक दूसरा नाम है जननायक। ठीक है, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है, यानी जनता के नेता। ठीक, ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, मूलतः बिहार के हैं। जाने जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, 1970 से 71 यानी 1 साल के लिए और 77 से 79। ठीक है, प्रसिद्ध समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश किया और 1985 तक ये विधायक रहे। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग, ध्यान रहे ये प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक है, मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। आगे देखेंगे कि आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन मुंगेरी लाल आयोग याद रखना है, चूंकि करंट का प्रश्न बन सकता है, कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ईबीसी, और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के 26% आरक्षण। ठीक है, कितना 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ठीक है, तो ये मुंगेरी लाल आयोग जो था ना, उसी की सिफारिशों के तहत ये सब जो है आरक्षण से संबंधित चीजें हुई थी। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर साहब की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होने देते, कोशिश करते हैं कि जो मूल चीजें हैं वो आपको हम जरूर बता दें। ठीक है, अगले हमारे हैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब। ठीक है, बहुत ही वयोवृद्ध और नेता हैं। 8 नवंबर 1927 को कराची, वर्तमान कहाँ है ये, पाकिस्तान में है, कहां पर इनका जन्म हुआ, कराची में जन्मे। ठीक है, 1927 में। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक में शामिल हुए, आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए, और 1947 में विभाजन के दौरान ये सिंध से कहां पर आ गए, दिल्ली आ गए। ठीक है, ये तो ब्रीफ में उनके बारे में कि 1927 को कराची में जन्म, आरएसएस में शामिल हुए 1942 में, और जैसे देश का विभाजन हुआ वैसे ये सिंध से कहां पर आ गए, दिल्ली में ये बस गए आकर के। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। 1980 में पार्टी की स्थापना से बाद से ही ये लगातार पार्टी में जुड़े रहे हैं। पार्टी की गतिविधियों में लगातार सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया है पार्टी को जो मजबूत बनाने में। इसके अलावा आडवाणी साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक है, हालांकि देखिए उप प्रधानमंत्री जो पद है ना वो हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये मनोनीत कर दिया जाता है। तो ये जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय गृह मंत्री भी रहे हैं और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, दोनों ग्रुप में इन्होंने कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वकालत करने के लिए आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत करने और अयोध्या में समाप्त होने वाले राम रथ यात्रा की आरंभ करता है। यानी कि जो राम रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी कहां से, गुजरात के सोमनाथ से स्टार्ट हुई थी और कहां पर, अयोध्या में ही समाप्त हुई थी। ठीक है, उस टाइम की बात है ये, जब बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था। ठीक है, तब ये यात्रा शुरू हुई थी। तो इसके कर्ता धर्ता यानी कि सब कुछ यही थे, मतलब इनकी अगुवाई में और इनके मार्गदर्शन में ये यात्रा चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे में है पीवी नरसिम्हा राव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ध्यान दें, दो लोग हो गए, एक तो अब कर्पूरी ठाकुर जी मरणोपरांत और नरसिम्हा साहब मरणोपरांत। ठीक है, इनका पूरा नाम देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है देख लें, नोट कर लें। पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, एक सम्मानित तेलुगु नेता, ठीक है, तेलुगु भाषा के, जिन्होंने 1991 से 1996 तक 9वें प्रधानमंत्री के रूप में, ये प्रश्न यहां से बनेगा कि वो किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, 9वें। ठीक है, हमारे देश के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं 1991 से लेकर के पूरे 5 साल तक। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने आर्थिक सुधारों को लागू किया। इनको आर्थिक सुधारों को लागू किया एवं इजराइल के साथ नए संबंध स्थापित किए और साथ ही अमेरिका के साथ भी संबंधों को मजबूत करके भारत की विदेश नीति को बदल दिया। यानी कि इजराइल से और अच्छे संबंध आए, अमेरिका से अच्छे संबंध की मिला के थोड़ा जो आर्थिक सुधार थे, जो व्यापार वगैरह था या मतलब और भी चीजें थी, तो मतलब काफी कुछ इन्होंने बदलाव किया है आर्थिक सुधारों के बारे में। वर्ष 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया गया, व्यापार बाधाओं को कम किया गया और कई उद्योगों में निजीकरण शुरू किया गया। ठीक है, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने 1991 में जो एलपीजी का दौर था वो इन्हीं के समय जो है कार्यकाल में समय में हुआ था। तो हमारी जो इतना कि पहले क्लोज अर्थव्यवस्था थी एकदम से खुल गई, मतलब कि अब दूसरे देशों से भी हम लोग आयात और निर्यात करने लगे, आर्थिक संबंध बनने लगे, हथियारों की खरीद पर, मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब वो वैश्विक स्तर की हो चुकी थी। ठीक है, चूंकि एलपीजी गैस वाला नहीं, ध्यान रहे, ठीक है, एलपीजी गैस नहीं है। ठीक है, ये आर्थिक सुधारों के संबंध में ये एक नीति थी, पॉलिसी थी। ठीक है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदगुलु का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफल प्रकाशित किया था। ठीक है, एक अनुवाद वो था, तेलुगु भाषा का उपन्यास था वेई पदगुलु, तो इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में और उसका नाम क्या रखा था, सहस्त्रफल। ठीक है, क्या नाम रखा था, सहस्त्रफल, याद रखना। अगर मान लो परीक्षा पूछ जाए तो आपको याद रहेगा ये। चलिए, और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो 3 लोग हो गए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर साहब, पीवी नरसिम्हा राव साहब और चौधरी चरण सिंह साहब, 3 लोग हो गए जिनको मरणोपरांत दिया गया है। जो अटल बिहारी आडवाणी जी है उनको अभी वो हैं, जीवित हैं। ठीक है, चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रमुख जाट नेता, ठीक है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें कांग्रेस विरोधी राजनीति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। यानी कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये मतलब एकदम बहुत धुर विरोधी थे कांग्रेस के, भयंकर विरोधी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ध्यान रहे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी आप टोपी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं ये सेनानी रहे हैं और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, समझ रहे हैं ना, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 5वें क्रम के।
ठीक है, और नरसिम्हा राव किस क्रम के हैं? 9वें क्रम के। ठीक, यह ध्यान रहे आपको। तो दोनों लोगों का आपको क्रम याद रखना है कि किस क्रम के कौन प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। ठीक है, जमींदारी प्रथा आपको पता ही होगी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यूपी से ये नेतृत्व करता थे, एक आंदोलन चल रहा था कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए। तो यूपी से ये जो हमारे किसान नेता थे, जाट नेता थे, चौधरी चरण सिंह साहब, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन का आह्वान किया और उसका नेतृत्व भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ जानते हैं इनके बारे में? नहीं, इतना ही था इनके बारे में। चलिए, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत दिया गया है। 4 लोग हो गए जिनको मरणोपरांत, और एक लोग हैं जो अभी हैं। इनका पूरा नाम है मनकोम्बु संवाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सब लोग बखूबी इनसे परिचित होंगे, फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। स्वामीनाथन को कृषि और किसानों के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी और देश के लिए खाद्य सुरक्षा और समृद्धि दोनों विकसित की। आप जान लीजिए कि जब ये जैसे ना हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति के जनक भी रहे हैं, इन्हीं प्रयासों से आई है। तो पहले गेहूं की, चावल की या जो अन्य फसलें थी, मतलब उत्पादन क्षमता, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो विदेश से, अमेरिका से, अन्य देशों से अपने देश को अनाज आयात करना पड़ता था अपने देश के लोगों का पेट भरने के, मतलब इतना प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता था कि देश के लोगों का ही पेट भरा जा सके। ठीक है, तो एक PL 450 योजना करके थी, आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके तहत अमेरिका से खाद्यान्न आयात किया जाता था, तब जाकर के पूर्ति हमारे देश की हो पाती थी। लेकिन अब हम आज की स्थिति में उस स्थिति में हैं कि कई देशों को हम अनाज निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये है हरित क्रांति का मजा। तो ये सब इन्हीं महोदय जी की देन है, इन्हीं महाशय जी की देन है कि स्वामीनाथन जी ने इतना अच्छा नेक कार्य किया है कृषि क्षेत्र में, हरित क्रांति ला दी है कि आज प्रोडक्शन कई गुना हो गया है। ये जान लीजिए। भारत की हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने के साथ आधुनिक भी बनाया, यानी कि मशीनरी का युग, ठीक है, या फर्टिलाइजर का युग, केमिकल का यूज। ठीक है, हालांकि उससे देखिए कई सारे नुकसान भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन है ना कि मतलब उस समय इतनी गरीबी थी ना देश में कि मतलब खाने के लाले पड़े रहते थे, मतलब पूर्ति नहीं हो पाती थी। मतलब अगर साल भर में अगर एक परिवार की जो है 5 कुंटल अगर गेहूं चाहिए, ठीक है, तो मतलब 1 कुंटल 2 कुंटल इससे हो पाता था। अब वो मतलब कहाँ से अनाज लाए, हो ही नहीं पाता था। खैर जो भी है, काफी चीजें अच्छी भी हुई हैं। अगर 1-2 चीजों को मतलब जैसे मान लो, ठीक है, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहिए, लेकिन है ना कि अब वही जब हर चीज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक भी होते जाते हैं, है ना। चलिए, नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड यानी HYV गेहूं और चावल। ठीक है, बेसिकली जो इनका क्षेत्र था गेहूं और चावल पर फोकस किया था, क्योंकि हमारे यही प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक, गेहूं और चावल की किसने विकसित की, जिससे वर्ष 1960-70 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति हुई। ठीक है, तो मतलब जब आजादी के बाद मतलब बड़ी बुरी स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी खाने के मामले में। और तो छोड़िए, जब खाने को नहीं मिलेगा, पेट ही नहीं भरेगा तो आदमी करेगा क्या। ठीक है, तो 60-70 के दशक में उन्होंने जो है कई सारी हाइब्रिड फसलें लाई हुई, गेहूं की और चावल की यानी कि धान की, तब जाकर के अच्छा प्रोडक्शन हुआ और उसी को नाम दे दिया गया हरित क्रांति। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग ये भी कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर के जो है इन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत की। स्वामीनाथन को वर्ष 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया। 1978 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में
अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, ये मतलब बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं, जान लीजिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, बड़े बड़े पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। इसके साथ ही पद्मश्री भी मिला इनको 1967 में, पद्म भूषण भी मिला, और पद्म विभूषण, मतलब सब कुछ मिल गया इनको, बचा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि देश के जो 4 प्रमुख सम्मान हैं वो भी सब इनको मिल पाई, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और इसके साथ और मतलब छोटे मोटे पता नहीं कितने पुरस्कार होंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मिलना भी चाहिए, तो हमारे देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया है, कृषि को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये था जो है आज का सेशन, ठीक है। तो वही ये बैच के बारे में जानकारी है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किन विषयों को पढ़ना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर विशेष टॉपिक पर आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है, कमेंट जरूर करिए, 2 शब्द लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक, हमें भी लगे कि आपने पूरा लेक्चर देखा है, पढ़ा है और उसको फॉलो किया है, और आपके कुछ समझ में आया है, कुछ कमी लगी हो, कुछ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी लिखें, और लाइक कर दें अगर मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।